Jai Hind to one and all. Today I am here with the 10th class SST chapter number 1 Resources of India. Now we have discussed a lot about resources of India. Now we are going to start forest and wildlife. फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में आज हम देखेंगे. फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट भी एक रिसोर्सेस है और फॉरेस्ट गॉड की तरफ से हमारे लिए एक वैल्यूएबल गिफ्ट है. पहले जो दुनिया है उसका 25% जो हिस्सा है वो फॉरेस्ट से कवर्ड था, फॉरेस्ट था वहाँ पर, और अब 15% ही रह गया है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो हमारा शहरीकरण है वो हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और भी उसके बहुत सारे कारण हैं. तो फॉरेस्ट हमारे लिए वैल्यूएबल गिफ्ट है, वैल्यूएबल रिसोर्सेज है. अब अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल कंडीशन, क्लाइमेट, सॉइल एंड टेम्परेचर. इसके इन सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग फॉरेस्ट पाए जाते हैं. According to Botanical Survey of India, about 47,000 species of plant are found. Out of 500 species are found only in India. दुनिया के अंदर 47,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट पाई जाती है, इसमें तो 5,000 इंडिया में पाई जाती है. बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे है. देखिए फॉरेस्ट को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जो हमारे इंडिया के फॉरेस्ट है उसका अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसको हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मानसून फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ डेल्टा रीजन और हिमालयन फॉरेस्ट. तो इस तरीके से हमने फॉरेस्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया. इसकी जो डिटेल है वो हमें नहीं पढ़ना है, केवल हमें ये मालूम करना है कि इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फॉरेस्ट हमारे लिए वैल्यूएबल गिफ्ट है क्योंकि फॉरेस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे टिम्बर प्रोवाइड करता है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मीन्स मेडिसिनल हर्ब हमें ये प्रोवाइड करता है. तो ये सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है. तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, वैल्यूएबल गिफ्ट है. अब हम आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू नेशनल इकोनॉमी. हमारी नेशनल इकोनॉमी के लिए, देश की जो इकोनॉमी है, देश का जो पैसा बढ़ाने के लिए किस तरीके से फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है. इन इंडिया अबाउट 20.64% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया इज अंडर फॉरेस्ट. अगर हम इंडिया की बात करें तो 20.64% जो एरिया है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है. मतलब कि दुनिया का तकरीबन 1.7% हिस्सा भारत के अंदर है फॉरेस्ट का. अब देखिए हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पीएच चतुर्वर्ग, फॉरेस्ट आर नेशनल वेल्थ एंड आर वेरी नेसेसरी फॉर सिविलाइजेशन. अगर हम पीएच चतुर्वर्ग की बात करें, एक नेचुरलिस्ट है, तो इनके अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट होता है वो नेशनल वेल्थ होता है, नेशन की वेल्थ होता है, नेशन की एक धन होता है, और वो हम हमारे नेसेसरी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. और बल्कि हम एंशिएंट टाइम से, सिविलाइजेशन के टाइम से इसको यूज़ करते आ रहे हैं. बहुत सारे फॉरेस्ट के बेनिफिट है जो हमें डायरेक्ट मालूम है और कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट भी है इसके. तो सबसे पहले हम डायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो फॉरेस्ट से हमें टिम्बर मिलता है या वुड मिलती है. अगर वुड की बात करें तो अलग अलग फॉरेस्ट अलग अलग वुड प्रोवाइड करता है, जैसे टीक है, साल है, शीशम है, पाइन है, सैंडलवुड है. सैंडलवुड आपको मालूम है परफ्यूम वगैरह बनाने के काम आती है. इसके अलावा हम बात करें तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जैसे मेडिसिनल हर्ब हुई या कत्था हुआ, हनी हुई, वैक्स हुआ, ये सारी चीज़ें भी हमें फॉरेस्ट से मिलती है. इसके अलावा बेसिक इंडस्ट्रीज़ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, जैसे पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए, मैच इंडस्ट्रीज़ के लिए. इसके अलावा लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, ऑयल इंडस्ट्रीज़ के लिए, या हर्बल मेडिसिन जहाँ पर बनती है उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं कच्चा माल या रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है. इसके अलावा यहाँ पर जो एनिमल है, एनिमल की गैसिंग होती है फॉरेस्ट के अंदर ही, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक नेचुरल पास्चर्स का काम करता है ये. इसके अलावा 7.8 करोड़ पीपल डिपेंड करते हैं कहीं ना कहीं फॉरेस्ट के ऊपर. मीन्स डिपेंड करते हैं मतलब वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं. मेनी इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल. बहुत सारी इंडस्ट्री फॉरेस्ट के रॉ मटेरियल के ऊपर बेस्ड होती है. तो कहीं ना कहीं 7.8 करोड़ पीपल इसमें डिपेंड करते हैं और अपनी दिनचर्या चलाने के लिए फॉरेस्ट में डिपेंड करते हैं. इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाता है फॉरेस्ट. फॉरेन एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है, बहुत सी मेडिसिनल हर्ब ऐसी है या बहुत से प्लांट ऐसे हैं जो हमारे भारत में केवल पाए जाते हैं, अदर कंट्रीज़ में नहीं पाते हैं. तो हम उसको यहाँ से
एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट की वजह से भी फॉरेन एक्सचेंज हमें यहाँ से मिलता है फॉरेस्ट से। इसके अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है उसको चलाने में भी मदद करता है, जैसे हनी की इंडस्ट्रीज़ है, और इसके अलावा तेंदुपत्ता इंडस्ट्रीज़ है जो बीड़ी वगैरह बनाई जाती है, वैक्स इंडस्ट्रीज़ है। रेवेन्यू जनरेशन, जो रेवेन्यू है सरकार का, जो रेवेन्यू है ये भी फॉरेस्ट से बनता है। तकरीबन अगर आप रेवेन्यू की बात करें तो 670 करोड़ रुपीस पर एनम साल के गवर्नमेंट यहाँ से कमाता है। तो ये तो हमने कुछ बात करी थी फॉरेस्ट के डायरेक्ट बेनिफिट की। अब हम इसके इनडायरेक्ट बेनिफिट की बात करें तो सॉइल इरोजन को रोकता है। जो सॉइल है वो एक जगह से जब दूसरी जगह चली जाती है तो जो लैंड है वो बैरन हो जाती है, तो कहीं ना कहीं सॉइल इरोजन को रोकता है और क्लाइमेट को कंट्रोल करके रखता है। मीन्स जो क्लाइमेट के अंदर गर्मी है वो गर्मी ज़्यादा बढ़ने नहीं देता है। दूसरी बात जो मानसून है वो मानसून भी आप लोगों को मालूम है कि फॉरेस्ट की वजह से होता है। फ्लड को चेक करता है, मतलब बाढ़ को आने नहीं देता है। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले केरला के अंदर बाढ़ आई है, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि फॉरेस्ट के अंदर बाढ़ आई है। केरला में बाढ़ आई थी वो इस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट जो है वो कटिंग हो गया। फॉरेस्ट की कटिंग की वजह से सिटी एरियाज़ में बाढ़ आ जाती है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर जो इसकी जड़ें होती है, जो पानी वगैरह होता है उसको सूख लेती है, मिट्टी में डायरेक्टली पानी को अंदर सूखती है और हमारा जो पानी है वो एक लेयर से दूसरी लेयर तक जाता होता है। अगर हम बात करें डेजर्ट एरिया को कंट्रोल करती है, मतलब जो ज़मीन है वो फर्टाइल बनी रहती है, डेजर्ट एरिया को ये कंट्रोल करता है फॉरेस्ट हमारा। इसके अलावा रेन बैरियर एरिया, अभी मैंने आपको बताया कि जो मानसून हमारा आता है ये भी कहीं ना कहीं फॉरेस्ट की वजह से आता है। इंक्रीज वाटर लेवल को इंक्रीज करता है। आगे है इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाता है। गुड क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन हमें देता है और एक तरह की नेचुरल ब्यूटी, मतलब बहुत सारे जो टूरिस्ट है वो भी फॉरेस्ट को देखना पसंद करते हैं। आपने देखा होगा कान्हा किसली वगैरह में लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमने देखा कि फॉरेस्ट का हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस है और ये हमारे लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो हमें अब इसे कंजर्व करके रखना चाहिए कि रखना चाहिए, मतलब हमें इसे बचा के रखना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करें हम तो ब्रिटिश इंडिया के टाइम से ही कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया था। अगर हम 1894 की बात करें तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई थी। उस फॉरेस्ट पॉलिसी के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य तो ये था रेवेन्यू कलेक्शन करना, कि जो ऐसी लकड़ी ले जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको अब अनुमति नहीं होगी, बल्कि रेवेन्यू देके और गवर्नमेंट की अनुमति लेके लोगों को फॉरेस्ट के अंदर अपना इंटरफेयर करना है, डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो पहला उनका उद्देश्य था रेवेन्यू जनरेशन, दूसरा उद्देश्य था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना। फिर इसके बाद में हमारा जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भी हमने फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी प्रोसेस करी। 1950 में सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड हमने बनाया। तो सेंट्रल फॉरेस्ट बोर्ड बनाने के 4 मुख्य उद्देश्य थे। फॉरेस्ट को बढ़ाना, फॉरेस्ट को इंक्रीज करना, फॉरेस्ट्रेशन करना मीन्स फॉरेस्ट को बढ़ावा देना, प्रोटेक्शन करना फॉरेस्ट का, और फॉरेस्ट्री रिसर्च करना, इसके ऊपर रिसर्च करना। फिर उसके बाद में इसी पॉलिसी को 1988 में 7 दिसंबर 1988 में रिवाइज किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो कंजर्वेशन और डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब अगर मैं इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स की बात कर लूँ तो इसका पहला पॉइंट था मेंटेनेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी थ्रू प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। फॉरेस्ट को बढ़ावा देना, फॉरेस्ट को बढ़ाना ताकि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहे। इसके अलावा नेचुरल जो हेरिटेज है हमारा उसका कंजर्वेशन बना रहे। सॉइल इरोजन कम हो, कम से कम सॉइल इरोजन हो, सॉइल इरोजन को रोका जा सके। जो सैंड ड्यून्स वगैरह का जो एक्सपांशन है वो किया जा सके राजस्थान के एरिया के अंदर। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन किया जाए और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स बनाए जाएं। इसके अलावा जो फ्यूल है, कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट से वुड से हमें फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, उसको बढ़ावा दिया जाए। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए ताकि कहीं ना कहीं नेशन की नीड्स पूरी हो सके। इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड ओपियम सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉरेस्ट। इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का सब्स्टिट्यूशन ढूंढा जाए। मीन्स बहुत सी ऐसी चीज़ें जैसे पहले के ज़माने में लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते थे कुकिंग में, तो इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, या इसका सब्स्टिट्यूट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि फॉरेस्ट को कटिंग से रोका जा सके। अब इसके बाद में हम बात करें 1999 की, तो 1999 में 20 साल बाद नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम बनाया गया। इसका मकसद ये था कि डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट
जो फॉलोइंग पॉइंट्स आ रहे हैं, कुछ नीचे निम्नलिखित पॉइंट आ रहे हैं, उसके ऊपर फॉरेस्ट को उन पॉइंट के आधार पर फॉरेस्ट को डेवलप किया जा सके। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। अब इसी के तहत जो 1999 में नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम बनाया गया, उसी के तहत जो पहली चीज़ है या पहला प्रोग्राम है वो बनाया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन। ये बनाया गया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल फॉरेस्ट कमीशन बनाया गया, और इसका जो उद्देश्य था वो ये था कि इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट किया जाए फॉरेस्ट का, और डाटा कलेक्ट करके टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड ली जाए, उसकी स्टडी की जाए, और स्टडी करने के बाद में फिर उसका डेवलपमेंट किया जाए। उसके बाद में एक और प्रोग्राम बना था इससे पहले 1971 में, उसको हम इंडियन फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका उद्देश्य ये था कि फॉरेस्ट के अंदर सर्वे करना और ये जानना कि अवेलेबल गुड्स या अवेलेबल जो फॉरेस्ट है हमारा वो कितने तरीके के वहाँ पर प्लांट्स है और कितनी वैरायटीज ऑफ फ्लोरा एंड फौनास है। फिर उसके बाद में फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन प्रोग्राम बनाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि जो इको क्लाइमेटिक जोन है वो इको क्लाइमेटिक जोन के ऊपर रिसर्च हो। इसका उद्देश्य ये था। इसके जो सेंटर्स है वो देहरादून के अंदर बनाया गया, और इसके अलावा बेंगलोर, कोयम्बटूर, जबलपुर और बुरनीहट यहाँ पर भी इसका सेंटर है। इसके अलावा वुड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, ये पहले बनाया गया था 1965 में। इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो देहरादून के अंदर है। इसके अलावा फिर स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बनाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि जो फॉरेस्ट की कटिंग है वो हर एक स्टेट में कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हो। तो कहीं ना कहीं 19 स्टेट्स के अंदर शुरू में ये बनाया गया। मींस जो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर को, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए। इसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया। ये एक स्वीडिश कंपनी जो अहमदाबाद में इसको स्टेब्लिश किया गया, ये एक स्वीडिश कंपनी को इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया गया। गवर्नमेंट इज आल्सो, इसके अलावा गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट बनाया, जिसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भोपाल के अंदर है। इसके बाद में हम बात करें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना, ये पहले ही 1980 के अंदर बन चुका था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, नेशनल फॉरेस्ट को बढ़ावा देना, विलेज फॉरेस्ट को बढ़ाना, और इसके अलावा जो रोड के आइडर साइड पर आपको पेड़ पौधे नजर आते हैं वो पेड़ पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना और इसका मैनेजमेंट करना। इसके अलावा वन महोत्सव की स्टार्टिंग की गई, जो कि हर साल 7 जुलाई को बनाया जाता है। वन महोत्सव के ऊपर एक आपके पास में एक लेसन भी था, प्रीवियसली पूरा चैप्टर था, वहाँ से आपको पता है कि किस प्रकार से वन महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम बनाई गई। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम के तहत जो रोड के आइडर साइड है, वर्ल्ड बैंक की मदद लेके रोड के आइडर साइड के अंदर जो पेड़ पौधे हैं उसको लगाया जाए। फिर 1 ट्री फॉर एवरी चाइल्ड, ये स्कीम स्टार्ट की गई। इसके तहत जो वन महोत्सव प्रोग्राम है वो वन महोत्सव प्रोग्राम के तहत ये बात चाहिए जा रही है कि हर किसी को एक पौधा लगाना चाहिए, एक चाइल्ड के लिए एक पौधा लगाना चाहिए। मीन्स जो एक चाइल्ड है वो एक पौधे को लगाए और उसका पूरी तरीके से ख्याल रखे और ख्याल रख के उसको होने वाले नुकसान से बचाए। और इसके अलावा पेड़ जो हमारे कटिंग ऑफ ट्रीज है उसको रोका जाए, और जो रोड्स वगैरह है उसके आइडर साइड में पौधे वगैरह लगाए जाएँ। इसके अलावा जो कटिंग ट्रीज एंड एनिमल्स ग्राजिंग इज प्रिवेंटेड, हिमालयन रीजन में जो एनिमल ग्राजिंग होती है उसको रोका जाए। इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया गया। ये 21 स्टेट में प्रैक्टिस्ड है। इसके तहत 70 लाख हेक्टर ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट इन द कंट्री आर बीइंग मैनेज। जो 70 लाख हेक्टर डिग्रेडेड फॉरेस्ट था उसको मैनेज किया गया, और इसमें तकरीबन 35,000 विलेज के अंदर इसको मैनेज किया गया। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमेटी बना के, मीन्स कुछ विलेजर्स की कमेटी बनाई गई और उसको अंजाम दिया गया। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट फायर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट की। अगर फॉरेस्ट फायर और कंट्रोल प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो ये भी एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत कहीं ना कहीं फॉरेस्ट में होने वाली जो फायर है, लगने वाली फायर है, उसको रोकने के लिए, उसको रोकथाम करने की कोशिशें की गई इसके तहत। द UNDP असिस्ट मॉडर्न फॉरेस्ट फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट की। अब देखिए UNDP ने मॉडर्न फायर कंट्रोल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ये कहाँ पर? चंद्रापुर महाराष्ट्र में, हल्द्वानी नैनीताल में, नैनीताल आजकल उत्तराखंड में है ना। इसके अलावा और भी इंडिया के 10 स्टेट्स में।
तो ये हमने देखा कि फॉरेस्ट हमारे लिए एक नेशनल वेल्थ का काम करता है, या यूँ कह लें कि एक नेचुरल रिसोर्स है और नेशनल रिसोर्स भी है। तो कहीं ना कहीं इसलिए जो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही फॉरेस्ट को कंजर्व करने की कोशिश चल रही है। शुरू में ब्रिटिशर्स ने इसको कंजर्व नहीं किया, पहले फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कटिंग की रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाने के अंदर। पहले आपने आजकल तो सीमेंटेड के लगने लगे जो ट्रैक्स में यूज़ होते हैं उसको बाउंड करने के लिए, लेकिन पहले वो लकड़ी के लगा करते थे। तो कहीं ना कहीं पहले ब्रिटिशर्स ने बहुत नुकसान किया, लेकिन बाद में उसको कंजर्व किया। अब आखिरी एक पैराग्राफ में हम देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज। गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फॉरेस्ट को रोकने के साथ साथ, फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन करने के साथ साथ एनिमल की जो वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ है उसको भी जो एक्सटिंक्ट होती जा रही है उसको भी कहीं ना कहीं प्रिजर्व करने की कोशिश करी है। और जैसे कि टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, राइनोसोरस है, और रेस्ट्रिक्शंस लगाई है इनके शिकार के ऊपर। जैसे जो हिरण वगैरह है, जो डियर है, काला हिरण है, उसके शिकार के ऊपर टाइगर है, लॉयन है, एलिफेंट है, ये जो प्रजातियाँ ये भी एक्सटिंक्ट होती जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इसके शिकार के ऊपर भी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है। क्यों पाबंदी लगाई? क्योंकि कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में सहायक होते हैं, मदद करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर मैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात करूँ तो इसके कुछ पॉइंट है, जैसे कि जो वाइल्ड लाइफ है हमारी उसको सेफगार्ड करना, हंटिंग को रोकना, इसके अलावा बायोस्फीयर्स है, सॉरी बायो रिजर्व्स को बढ़ावा देना, और इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देना, और लोगों को इससे अवगत भी कराना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट करना। आखिर में हम बात कर लेते हैं एलिफेंट एंड लॉयन की। तो 1973 में हमारी कंट्री के अंदर 27 लॉयन, देयर आर 27 लॉयन रिजर्व इन द कंट्री टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व elephant project and started 14 elephant project are running in the country। देखिए वो 1973 से हमारे देश के अंदर स्टार्ट हुआ। इसका मकसद ये था कि टाइगर को कंजर्व करना और प्रोटेक्ट करना, जो उनका शिकार हो जाए वो शिकार से रोकना। हमारे देश में 27 टाइगर रिजर्व है अभी, और 14 एलिफेंट प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व हमारे देश के अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो इन सब का कहीं ना कहीं मकसद ये है कि एनिमल को सेव करना, क्योंकि हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखना है। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्सेज ऑफ इंडिया का पहला पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। कल से हम सेकंड लेसन पढ़ेंगे, लेकिन सेकंड लेसन की जो स्नैपशॉट्स हैं वो आपको मैं पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आपको कहीं ना कहीं सेकंड लेसन है उसकी कॉपी कंप्लीट करना है। ये आपका 1-2 दिन का होमवर्क है जो मैं आपको दे चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा आपका जो वर्क है ये मीन्स 2-3 दिन उसमें लगेंगे। तो वही आपका होमवर्क रहेगा, आज आप उसके आगे की कॉपी कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही, कल हम चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट करेंगे। आप इसको घर पर रीड करें, रिवाइज करें, अच्छे से समझें, क्योंकि आपके 10th बोर्ड एग्जामिनेशन है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।